वेलकम टू मूवीज की सनीमाबाजी। हम सुन रहे हैं वुमेन बिहाइंड दैट ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी जी की कहानी। हेमा जी मुंबई आ गई हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हो गई हैं, लेकिन सफलता की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और ऐसा ही हुआ हेमा जी के साथ। जैसे जैसे हेमा जी का कैरियर बढ़ता गया, उनके संरक्षक आनंद स्वामी जी को एक खतरा सा महसूस होने लगा और उन्होंने अपनी वैल्यू के कम हो जाने का खतरा सा महसूस किया और इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए उन्होंने हेमा जी और जया जी तक सूचना पहुंचाना बंद कर दिया। जया जी उनके व्यवहार के प्रति हमेशा थोड़ा सा संदेह तो रखती थी, पर रिश्ता एकदम से तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था। हुआ ये था कि उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर दिए थे। शुरू में तो जया जी ने माँ होने के नाते हेमा जी को ये सारी बातें नहीं बताई कि उनको बहुत तनाव हो जाएगा, लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो उन्हें हेमा जी को सूचना देनी ही पड़ी। असल में लेखकों और डायरेक्टर्स को लगातार शिकायत थी कि उन्हें हेमा जी तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो पैसे मिलते थे उसके बारे में भी हेमा जी को या जया जी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि शूटिंग की डेट्स और प्रोग्राम्स की जानकारी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। हेमा जी बताती हैं, एक दिन मेरी माँ और अनंत स्वामी जी एक दूसरे से गर्मा गर्म बहस में उलझ पड़े। उस बहस का कोई नतीजा निकलता दिख ही नहीं रहा था। हताशा में मेरी माँ ने अनंत स्वामी जी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट के कागज छीन लिए और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उन्हें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अम्मा ने ऐसा कुछ करने के लिए सोचा था। अम्मा का ये कदम बहुत प्रेशर के बाद उठाया गया था। वो एक शेरनी की तरह अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। एकाएक एक बंधन जो पूरे जन्म तक साथ चलने वाला लगता था टूट गया। मैं और मेरी माँ अब आज़ाद थे। ये एक खुशी का क्षण था और शायद इसका यही एक तरीका बचा रह गया था। इस सब के बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, जिसका तीनों लोगों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कई दिनों तक वो लोग इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे और मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कई दिनों तक ये पहले पन्नों पर सुर्खियों में छपता रहा। लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। आज हेमा जी इस मामले को रफा दफा करने के बारे में विचार करती हैं। वो कहती हैं, हम बिना किसी बड़े गिले शिकवे के अलग अलग रास्तों पर चल पड़े और मैं आज भी ये मानती हूँ कि अनंत स्वामी एक अच्छे दिल वाले इंसान थे। अगर उनका साथ ना मिला होता तो मैं कभी भी फिल्मों में नहीं आ पाती। अब जबकि आनंद स्वामी जी हेमा जी की कैरियर से बिल्कुल अलग हो गए थे, तब फिर सारा का सारा काम संभालना पड़ा जया जी को और उन्होंने अपनी बेटी के कैरियर को मैनेज करने की जिम्मेदारी निभानी भी शुरू कर दी। अब वो खुद ही हेमा जी को मिलने वाले पेमेंट्स और शूटिंग में डेट्स आदि को मैनेज करने लगी। लेकिन इस सब कामों में थोड़ी बहुत परेशानियां तो हो ही रही थी। कई बार ऐसा होता था कि हेमा जी किसी को डेट्स दे देती थी और जया जी किसी दूसरे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को वही डेट्स
दे देती थीं। पर ये सब छोटी छोटी बातें थीं और बहुत जल्दी मैनेज हो गई। हेमा जी अभी जुहू वाले बंगले में ही रह रही थीं और तभी उनके पिताजी ने जुहू विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 12वीं रोड पर स्थित 3 मंजिले एक बंगले को खरीद लिया। ये ठीक वैसा ही घर था जिसका सपना चक्रवर्ती जी ने अपनी बेटी के घर के रूप में देखा था। ये एक शांत सी गली थी जिसमें ढेर सारे गुलमोहर के पेड़ थे। बंगले में एक बड़ा सा बगीचा भी था। इस बंगले में पूरा चक्रवर्ती परिवार धीरे धीरे रहने लगा और उन सब के लिए इस बंगले में बहुत सारी जगह थी। सारे के सारे बेडरूम्स ऊपर के हिस्से में बने थे और नीचे के हिस्से पर किचन, डाइनिंग रूम और ऑफिस सर्वेंट्स क्वार्टर्स के साथ था। और रोज सुबह इसी बंगले पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की भीड़ लगी रहती थी जो हेमा जी को साइन करने के लिए लाइनें लगाए रहते थे। हेमा जी शूटिंग के लिए हर सुबह 9 बजे घर से निकलती थीं और 8:45 उनके मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर आके गाड़ी में बैठ जाते थे। 9 से 9:15 के बीच हेमा जी नीचे उतरती थी और बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप पोर्टिको में जाकर कार में बैठ जाती थीं और प्रोड्यूसर्स वहां लाइन लगाए रहते थे रोज बरोज, जब तक कि हेमा जी उनकी फिल्मों के लिए हाँ नहीं कह देती थीं। हेमा जी उस समय हिंदी फिल्मों की एक क्वीन थीं और हर कोई उनके पीछे अपनी फिल्म में काम करने के लिए लाइन लगाए रहता था। और फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े मेल एक्टर्स थे वो सब भी हेमा जी के दीवाने थे। इनमें शामिल थे धर्म जी, जितेंद्र जी और संजीव कुमार जी। हेमा जी थी ही इतनी खूबसूरत कि सभी उनके साथ विवाह करना चाहते थे और इसी के चलते सेट पर कई बार ऐसे वाक़ये हो जाते थे कि बहुत से एक्टर्स हेमा जी के साथ खुलकर अपना प्रस्ताव देते हुए नजर आते थे। कई बार ये सारी बातें पर्चियों में लिखकर होती थी, कई बार मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर को अपने प्रेम के संदेश देने के लिए मैसेंजर के रूप में चुना जाता था। लेकिन चक्रवर्ती बाबू को अपनी सुंदर सी बिटिया के लिए इनमें से कोई भी हीरो पसंद नहीं आता था। असल में उन्हीं दिनों साउथ की ही एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के बारे में बहुत सारे किस्से फिल्मी मैगजीन्स में छप रहे थे और बहुत सारी बातें इधर उधर फैली हुई थीं, जिनमें एक हीरो के साथ उन एक्ट्रेस के अफेयर की बहुत ज़्यादा चर्चा थी और इससे उनकी इमेज पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। और चक्रवर्ती जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी ये सब बातें हों और उनका नाम किसी के साथ जुड़े और इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा दे। हेमा जी की जगह अगर कोई और हीरोइन होती और उसे ये पता होता कि उसके पीछे इतने सारे बड़े बड़े लोग, कलाकार, हीरो आदि पड़े हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो शायद वो बहुत खुश हो जाती और अपने आप के ऊपर बहुत गर्व महसूस करती। शायद उसे इस बात का प्राउड भी हो जाता। पर हेमा जी तो इन सब बातों से बहुत डरी हुई रहती थीं। उन्हें इन प्रेम प्रस्तावों के कारण अपनी जिंदगी में होने वाली उथल पुथल से बहुत टेंशन होती थी।
हेमा जी बताती हैं, मेरे पास पैसा था, प्रसिद्धि थी, पर मन की शांति खो सी गई थी। मैं दिन रात शूटिंग में बिजी रहती थी और मेरे पास रुकने या सोचने का कोई टाइम ही नहीं था। हेमा जी के माता पिता उनको बहुत अधिक प्रोटेक्शन में रखते थे और अगर वो बाहर के किसी भी व्यक्ति से बातें करती थी तो उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। और शायद ऐसा सभी माता पिता महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता के लिए बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो जितने बड़े हो जाएं। और जब आपका बच्चा बहुत फेमस होता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। और शायद यही डर हेमा जी के माता पिता को भी था। हेमा जी जया जी के साथ शूटिंग पर जाती थीं और जब उनके किसी हीरो के साथ क्लोज सीन्स फिल्माए जाने होते थे तो डायरेक्टर्स हमेशा डरते रहते थे कि कहीं जया जी अचानक से आ न जाएं और शूटिंग में कोई समस्या ना हो जाए। हेमा जी बताती हैं, एक सीमा के बाहर ये दम घुटने जैसा था, पर ये सिचुएशन हमने खुद पैदा की थी। अपने पूरे के पूरे पालन पोषण के दौरान मैंने कभी किसी पर्सनल स्पेस के बारे में सोचा ही नहीं था और अब अगर मैं इसके लिए कहती तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। बाकी बहुत सारी हीरोइंस अपनी बहुत सारी सीक्रेट बातें दूसरों से छुपा कर रखती थीं, पर मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाई। मेरी तो आदत थी कि मैं अम्मा को हर छोटी बड़ी बात बता देती थी। अब जब ऐसे किसी सीन की शूटिंग चल रही होती थी और हेमा जी अपनी माँ की तरफ देखती थीं और उनके चेहरे के हाव भाव सख्त हो जाते थे, तो फिर हेमा जी भी ठीक तरीके से एक्टिंग नहीं कर पाती थीं और डायरेक्टर्स इससे परेशान हो जाते थे और वो हेमा जी से अपने सीन्स में और ज़्यादा इमोशंस लाने के लिए कहने लगते थे और इसके बारे में शिकायतें भी करते थे। पर इन सब बातों से जया जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। कहते तो यहाँ तक हैं कि डायरेक्टर्स के लिए हेमा जी का अपने हीरोज़ के साथ हक करने जैसे सीन्स भी फिल्माना बहुत मुश्किल हो जाता था। जैसे ही कोई हीरो उनके पास आता था वो अपने आप में सिमट सी जाती थी और उस समय फिल्मी मैगजीन्स ने उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था, आइस मेडन या फिर ठंडी मालिनी। हेमा जी इस बारे में बताती हैं, उन्हें मेरे बारे में कोई भी राय बनाने का हक था। सच्चाई ये है कि मैं तो सारी यूनिट के साथ घुलना मिलना चाहती थी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपना संकोच छोड़ नहीं पाती थी। मैं उम्मीद करती थी कि दूसरे लोग मेरी इस समस्या को समझ सकेंगे और शायद ये सब बातें एक्सेप्ट कर लेंगे और मुझे अपना लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। शायद वो मेरी बड़े स्टार वाली इमेज से कंफ्यूज रहते होंगे। हेमा जी और धर्म जी के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वो लोग पहली बार सन 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान मिले थे। दोनों ये मानते हैं कि उनमें पहली नज़र में ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन महसूस होने लगा था। धर्मेंद्र जी ने अपनी बगल में बैठे शशि कपूर जी के कान में फुसफुसाते हुए कहा था, कुड़ी चंगी है। हेमा जो पंजाबी के कुछ शब्द जानती थी ये सुनकर शर्मा सी गई थी और उसके बाद शायद ईश्वर को यही स्वीकार था, क्योंकि उसी साल उन दोनों ने एक साथ 4 फिल्में साइन कर लीं, जिनमें से पहली थी
तुम हसीन मैं जवान जो प्रदर्शित हुई थी सन 1970 में, नया जमाना 1971 में और राजा जानी और शराफत सन 1972 में प्रदर्शित हुई थी। और फिर आई फिल्म सीता और गीता। क्या आप जानते हैं, सीता और गीता के लिए हेमा जी पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म के लिए साइन किया जाने वाला था मुमताज़ जी को, लेकिन मुमताज़ जी के पास डेट्स नहीं थी और इसीलिए ये फिल्म आ गई हेमा जी के पास। पर वो डबल रोल निभाने में थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रही थी। वो कहती हैं, सादगी वाला कैरेक्टर तो बहुत आसान था, पर कॉमेडी वाले कैरेक्टर को करने के लिए मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारे अटपटे काम करने थे, जैसे रस्सी पर चलना, ऊंची कूद और पंखे पर बैठना। और जब भी मुझे ये सारी कलाबाजियाँ करनी होती थी तो मैं हमेशा सिप्पी जी से इसे करके दिखाने पर जोर दिया करती थी और इसी वजह से सिप्पी जी को सीढ़ी पर चढ़ना, पंखे के पंखों पर बैठकर पैर हिलाने का काम भी करना पड़ा। और इन सारे सीन्स में मैंने उनकी बस नकल ही उतारी है। ये सब कहते हुए हेमा जी मुस्कुरा दी। लेकिन यही वो फिल्म थी जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका प्रेम धर्म जी के साथ बढ़ने लगा था और फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी इस जोड़ी के साझा राजदार बनकर उभरे थे। लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस सीरीज के अगले अंक में। तब तक आप बने रहिएगा मूवीज की सिनेमा बाजी के साथ और सुनते रहिएगा हेमा जी की ये सुंदर सी कहानी। और हाँ, साथ ही साथ धर्म जी के बारे में भी जानना मत भूलिएगा, क्योंकि मूवीज की सिनेमाबाजी पे धर्म जी के जीवन की कहानी भी साथ साथ चल रही है। तो फिर मिलेंगे अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।